Hello everyone. So we are here to discuss the chapter is reliability in research. तो रिलायबिलिटी क्या होती है, टूल की रिलायबिलिटी चेक कैसे की जाती है और रिलायबिलिटी का क्या यूज है इन रिसर्च, वो सब बेटा हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्लियर? अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है वैलिडिटी का तो जरूर देख लें, इससे पहले आप वो वाला वीडियो जरूर देखें। ठीक है बच्चों? तो रिलायबिलिटी बेटा होती क्या है, सबसे पहले बात करते हैं रिलायबिलिटी किसके बारे में बात करती है। बेटा रिलायबिलिटी इज टॉक अबाउट द कंसिस्टेंसी। जो कंसिस्टेंसी होती है और उसकी जो एक्यूरेसी होती है उसके बारे में बात करता है। तो अगर आपका कोई टूल, आपने जो टूल बनाया है, अगर वो टूल बार बार एक ही चीज को मेजर करे, इसका फर्क नहीं पड़ता कि वो सही है या गलत है, बट उसकी कंसिस्टेंसी में वही वैल्यू निकल के बार बार आ रही है, तो बेटा इसका मतलब ये है कि आपका टूल वैलिड हो ना हो, आपका टूल वैलिड हो ना हो, रिलायबल जरूर है, क्योंकि ये बार बार एक ही रिजल्ट को शो कर रहा है। तो जब किसी के रिजल्ट में टूल चेक से चेक करते हैं, कंसिस्टेंसी आ जाती है, इस कंसिस्टेंसी को बेटा क्या कहा जाता है, रिलायबिलिटी कहा जाता है। क्लियर है? तो रिलायबिलिटी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बेटा हेडिंग है रिलायबिलिटी। व्हाट इज रिलायबिलिटी? अगर मैं रिलायबिलिटी को डिफाइन करना चाहूं और इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि बेटा क्या होती है इसकी डेफिनेशन। क्लियर? तो इट इज द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी। तो इट इज ए degree कंसिस्टेंसी, it is the degree of consistency with which an instrument measures the attribute। तो जो एट्रीब्यूट को मेजर कर रहा है और उसकी जो कंसिस्टेंसी आ रही है बच्चे, वो डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी को रिलायबिलिटी कहा जाता है। ये बात याद रखना, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता, और दैट इज द ट्रू, द हायर द रिलायबिलिटी इट मींस द लोअर अमाउंट ऑफ एरर। अगर आपको रिलायबिलिटी अच्छी है आपके टूल की, तो आपके जो एरर है, आपकी जो गलती होने के चांस है, वो कम हो जाते हैं। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कि जितनी अच्छी रिलायबिलिटी होती है उतनी ही कम एरर होती है, या उल्टा भी कह सकते हैं वाइस वर्सा कि जितनी कम रिलायबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगी, एरर। चलिए बच्चे, तो ये लाइन भी आप लिख लीजिए, आपके काम आ सकता है एग्जाम में। क्या चीज? कि द हायर द रिलायबिलिटी द लोअर द अमाउंट ऑफ एरर। तो आप ये से लिख लीजिए, इजी रहेगा। रिलायबिलिटी जब हाई होती है तो इसका मतलब है एरर होने के चांस कम हो जाते हैं। तो रिलायबिलिटी ज्यादा होगी तो एरर के चांस भी कम होंगे। क्लियर बच्चे? आपने कहा सर ये ठीक है, रिलायबिलिटी मेरे को समझ में आई, तो मैंने आपसे ने हमको पढ़ाया, वैलिडिटी भी हम जानते हैं। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? तो बेटा दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो रिलायबिलिटी होती है वो तो कंसिस्टेंसी को चेक करती है, और जो वैलिडिटी होती है वो एक्यूरेसी को चेक करती है। एक्यूरेसी को चेक करना किसका काम है बेटा? मैं इधर लिख रहा हूं क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं। अगर आपसे वैलिडिटी के बारे में पूछता तो बेटा वैलिडिटी किसके बारे में चेक करती है? एक्यूरेसी के बारे में। तो वैलिडिटी एक्यूरेसी की बात करती है और जो रिलायबिलिटी है वो कंसिस्टेंसी की बात करती है। ये दोनों कीवर्ड है जो आपको याद हो जाने चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में एक्चुअल में फर्क क्या होता है। ठीक है बेटा? तो ये वाला डायग्राम ध्यान से देखिए, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सब कुछ क्लियर बता देगा। देखो, आप ये देखो कि यहां पर मुझे निशाना लगाना था, मैं उस निशाने वाली जगह को बेटा ये स्पॉट बना रहा हूं, ये है मुझे निशाना लगाने वाली जगह। क्लियर है? आपने कहा ठीक है, अब मैं निशाना लगा रहा हूं, मेरा बार बार जो निशाना है बेटा वो यहीं लग रहा है, तो ये एक ही जगह पे लग रहा है। दिख रहा है ये बंच ऑफ द, ये जो बंच है ना बेटा, यही है, यहां पे लग रहा है मेरा पूरा निशाना। इसका मतलब मेरा निशाना आसपास लग रहा है, तो यानी मेरे हर शॉट के अंदर कंसिस्टेंसी है। यानी मेरी जो राइफल जो निशाना लगा रही है, मेरा टूल है, मेरी राइफल जो वो निशाना लगा रही है वो ऑलमोस्ट एक ही जगह लगा रही है। मैं टारगेट इसको कर रहा हूं, ये बात सच है, पर वो टारगेट कहीं और लग रहा है,
और वो बराबर लग रहा है, एक ही जगह पे लग रहा है, तो इसका मतलब ये यहां नहीं लगा तो ये वैलिड तो नहीं है। अगर ये सेंटर पे लग जाता तो वैलिड होता, यानी कि हम जो निशाना लगा रहे हैं वो यहां मारने के लिए लगा रहे हैं। यहां मारना मतलब एक्यूरेसी का ज्यादा होना। अगर आप सेंटर पे मार देते तो एक्यूरेसी ज्यादा होती, एक्यूरेसी ज्यादा होती तो मतलब कि वैलिडिटी अच्छी होती, पर हम वहां नहीं मार पाए, तो ये तो कन्फर्म है ये वैलिड तो नहीं है। जो कि वैलिड कब होता, जब ये वही निशाना मारता जहां इसे हमने बोला था सेंटर पे मारने के लिए, जो इससे नहीं लगा। तो ये तो कन्फर्म है ये वैलिड नहीं है, पर हां कंसिस्टेंसी है तो बेटा रिलायबल जरूर है। ये बार बार एक ही जगह निशाना लगा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। अगली बार उसने वापस ट्राई किया, इस बार क्या हुआ, सेंटर पे तो कोई भी निशाना नहीं लगा और आसपास भी सब जगह निशाने फैल गए, तो इसका मतलब ये अच्छी रिलायबल भी नहीं रह पाया। पहले कम से कम रिलायबल तो अच्छा था, अब इसके सारे निशाने फैले हुए हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, एक ही जगह पे नहीं मार पा रहा है, चाहे गलत मारे पर एक ही जगह पे नहीं मार पा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है। तो आपने कहा कि ये लो तो रिलायबल है और लो ही वैलिड है, ना ये अच्छा रिलायबल है और ना ये अच्छा वैलिड है। अच्छा रिलायबल तब होता जब कंसिस्टेंसी होती, और अच्छा वैलिड तब होता जब इसकी एक्यूरेसी सेंटर पे होती। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपने कहा ठीक है। वापस से मैंने अगली बार ट्राई किया तो मैंने देखा कि कोई भी, आपने कहा निशाना देखो आस पास भी नहीं लग रहा और ये चारों तरफ फैल गया है, ना तो ये रिलायबल है और ना ये वैलिड है, क्योंकि ये आस पास भी नहीं है। ठीक है बच्चे, यहां कम से कम पास तो था कोई, तो ये क्या है, ना तो ये रिलायबल है और ना ये वैलिड है। उसके बाद मैंने सारे निशाने सेंटर पे लगाए, इसका मतलब ये रिलायबल भी है और ये वैलिड भी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छा डायग्राम है समझाने के लिए कि रिलायबल क्या होता है और वैलिड क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बात और मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूं। आपने सर एक टूल बनाया, मैंने कहा टूल बनाया है, किसके लिए, क्या चेक करना है, उस टूल से मुझे ये पता लगाना है, ये टूल से मुझे ये पता लगाना है कि कौन सा एनिमल है, यानी मैंने एनिमल का पता लगाने के लिए टूल बनाया था। मैंने एक टूल लिया और मैंने जो सामने बैठा जानवर है उस टूल से मिलाकर चेक किया, ओके इसके 4 पैर हैं, इसकी एक पूंछ है, 2 आंखें हैं, एक नाक है, इसकी थोड़ी अलग अलग कलर में है, तो मैं उसके कलर में क्या चेक कर रहा हूं, टूल पर उसके कैरेक्टर चेक कर रहा हूं। टूल पर क्या चेक कर रहा हूं, उसके कैरेक्टर। किसके चेक कर रहा हूं बेटा, एनिमल के। क्लियर है। फिर मुझे एक क्या दिखाई दिया, डॉग, फिर मुझे एक कुत्ता दिखाई दिया। मैंने अपने टूल की मदद से पता लगाना चाहा कि ये कौन सा जानवर है। With the help of tool, I want to check which is that particular animal. मैंने उसको अपने टूल की मदद से पता लगाया और मैंने देखा कि दैट इज सिमिलर टू द कैट। मेरे टूल के हिसाब से वो क्या निकल के आ रहा है, कैट। एक्चुअल में वो क्या है, डॉग। मेरे टूल से वो क्या निकला, कैट। मैंने दोबारा चेक किया, फिर क्या निकला, कैट। मैंने एक बार फिर चेक किया, फिर क्या निकला, कैट। अरे मैं जब भी चेक कर रहा हूं ये डॉग जो है वो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कैट, अकॉर्डिंग टू माय टूल। तो एक बात समझो, ये टूल वैलिड तो नहीं है क्योंकि ये डॉग को कैट बता रहा है, तो इट्स नॉट वैलिड। इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी बहुत पुअर है, इसकी एक्यूरेसी तो नहीं है, बट ये बार बार डॉग को कैट बता रहा है, इसका मतलब कंसिस्टेंसी तो है। तो बेटा ये टूल वैलिड नहीं है पर ये टूल रिलायबल है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या मतलब समझाना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। गुड। इसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं the type of test which we use to check the reliability। तो आपने कहा टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी। टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी याद रखा बच्चे। तो आपने कहा ठीक है, बहुत सारे टेस्ट हैं, हम 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे, 1 बाई 1। सबसे पहले बेटा हम पढ़ रहे हैं
बहुत कॉमन है, टेस्ट रिटेस्ट मेथड। कौन सा बच्चे? टेस्ट रिटेस्ट मेथड, टेस्ट रिटेस्ट मेथड। ओके, इसका मतलब क्या है? नाम से पता चल रहा है, टेस्ट लो फिर ब्रेक दो, फिर टेस्ट लो, फिर ब्रेक दो, फिर टेस्ट लो, फिर ब्रेक दो। अगर हर बार इसका रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आ जाए, ऑलमोस्ट का मतलब नियर बाय, ऑलमोस्ट सेम आ जाए, तो हम इस कंडीशन में इसको रिलायबल मानेंगे। आपने कहा ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है, इन दिस मेथड बेस्ड ऑन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स द पॉपुलेशन इज सेलेक्टेड एंड टूल इज एडमिनिस्टर्ड टू द सेलेक्टेड पॉपुलेशन। और मैंने टूल किस पर एडमिनिस्टर किया है? सिलेक्टेड पॉपुलेशन पर। आफ्टर 10 to 15 डेज, वापस 10 से 15 दिन के बाद, सेम टूल इज री एडमिनिस्टर्ड टू द सेम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन शुड बी सेम, वेयर देयर बी नॉट मच चेंजेस। अगर वहां पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, इट मींस स्लाइड चेंजेस आए, दैट इज नॉट थिंग ऑफ वरी, ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। इट मीन्स द टूल कंसीडर इज रिलायबल, टूल को कंसीडर किया जाएगा एज ए रिलायबल। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो आपने कहा ठीक है, हमने क्या किया, देख सुनना बच्चे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टूल एट selected population, at selected population। क्लियर है? आफ्टर सम डेज या सम टाइम, री एडमिनिस्टर सेम टूल in same population if result is almost same with slight changes, tool will consider as reliable। टूल को क्या कंसीडर किया जाएगा? रिलायबल कंसीडर किया जाएगा। ये याद रखना, मैंने जितना पॉइंट बोला है वो मैंने लिखा हुआ है कि बार बार चेक करते रहो, जितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आप जितना देखो, अगर आप टेस्ट के बाद जो रिटेस्ट है, इसमें एक वर्ड आया बेटा सम टाइम, आप जितना ज्यादा गैप लीजिएगा उतना ही ज्यादा एरर आएगी, उतनी ही कम रिलायबिलिटी आएगी। गैप जितना कम होगा रिलायबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, गैप जितना ज्यादा होगा रिलायबिलिटी उतनी ही कम होगी। ये बात आप समझ लेना। तो ये बात आप लिख लीजिए। क्या बच्चे? शॉर्टर द गैप हायर द रिलायबिलिटी, हायर द रिलायबिलिटी। शॉर्टर द गैप हायर द रिलायबिलिटी, ये है अब सिंपल सा फंडा। जितना ज्यादा गैप लीजिएगा उतना ही रिलायबिलिटी कम आएगी, और जितना कम गैप लेना है उतनी ही रिलायबिलिटी ज्यादा आएगी। क्लियर बच्चे? रिलायबिलिटी का मतलब, आपने कहा सर एक बात बताइए कि मैंने ऐसे चेक किया, मैंने पहली बार चेक किया तो ये रिजल्ट आया, मैंने दूसरा चेक किया तो देखा आपने ऑलमोस्ट बराबर आ रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल। अगर ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों में, इसके और इसके जो डाटा है उनमें क्या मिल रहा है बच्चे? हायर कोरिलेशन, हायर कोरिलेशन मिल रहा है। और कोरिलेशन इंडिकेट बाय स्मॉल आर।
तो आप ये भी कह सकते हो कि जितना ज्यादा कोरिलेशन अच्छा होगा उतनी ही रिलायबिलिटी ज्यादा होगी, स्मॉल आर ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा बच्चे? तो ये हम कह रहे हैं कि पहली बार हमने चेक किया तो ये रिजल्ट आया, दोबारा हमने चेक किया तो रिजल्ट आया, और दोनों रिजल्ट ऑलमोस्ट कैसे आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये कह सकते हो कि आपका टूल रिलायबल तो है। क्या इतना समझ में आ रहा है बच्चे? आपने कहा ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर याद रखना, ठीक है। The test retest reliability is mostly employed in case of experimental and quasi-experimental design। ये पॉइंट भी आप स्टार बना के लिख लीजिए। आपने कहा ठीक है, स्टार बना के लिखना बच्चे। टेस्ट रिटेस्ट मेथड, टेस्ट रिटेस्ट मेथड mostly used in experimental and quasi-experimental research design। ये मेनली बच्चे किस में काम आता है? ये मेनली काम आता है एक्सपेरिमेंट एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट में काम आता है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। क्लियर है? गुड। एक एग्जांपल सुनिए आप, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट ए क्वेश्चनर डिजाइन टू मेजर पर्सनैलिटी टेस्ट। हमने एक पार्टिसिपेंट का ग्रुप लिया और हमने क्वेश्चनर डिजाइन किए, क्या चेक करने के लिए? उनके पर्सनैलिटी ट्रेस्ट चेक करने के लिए कि कैसी पर्सनैलिटी है। इफ दे रिपीट द क्वेश्चनर डे, वीक और मंथ, हम चाहे उसको दिन में रिपीट करें, कुछ दिनों के बाद, कुछ वीक के बाद रिपीट करें, कुछ महीने के बाद रिपीट करें, अपार्ट एंड गिव द सेम आंसर, अगर मैं उनको सेम आंसर दे रहा हूं, दिस इंडिकेट हाई टेस्ट और टेस्ट रिलायबिलिटी। समझ में आ रहा है? मैंने ग्रुप बनाया, उस पर मैंने क्या चेक, मैंने टूल बनाया, क्वेश्चनर बनाए, क्या चेक करने के लिए? पर्सनैलिटी चेक करने के लिए। और जब मैं चेक कर रहा हूं, चाहे मैं कुछ दिनों के बाद चेक कर रहा हूं, चाहे मैं कुछ वीक के बाद चेक कर रहा हूं, चाहे मैं कुछ महीनों के बाद चेक कर रहा हूं, जब भी मैं चेक कर रहा हूं मुझे हर बार सेम ही रिजल्ट मिल रहा है। वो बात अलग है सही है कि गलत है, पर मुझे सेम रिजल्ट मिलना ही रिलायबिलिटी होता है। समझ में आ रहा है? सही गलत का कोई इश्यू रिलायबिलिटी के साथ नहीं होता। रिलायबिलिटी, बार बार बोल रहा हूं, रिलायबिलिटी टोटली डिपेंड ऑन कंसिस्टेंसी। जितना ज्यादा कंसिस्टेंसी होगी उतनी ज्यादा रिलायबिलिटी होगी। क्लियर बच्चे? तो ये हम पढ़ रहे थे बेटा, कौन सा? टेस्ट और रिटेस्ट। इसकी भी कुछ कमियां हैं, इसमें कुछ लिमिटेशंस मान सकते हो आप। तो आपने कहा ठीक है, लिमिटेशन क्या है सर इसकी? किसकी? टेस्ट रिटेस्ट मेथड की लिमिटेशंस क्या है आपके हिसाब से? बेटा सबसे पहले है मेमोरी इफेक्ट। मेमोरी इफेक्ट या कैरी ओवर इफेक्ट, तो ये है मेन इसकी लिमिटेशन। आपने कहा ठीक है, बताना क्या है? मेमोरी, पहला नंबर डाल देता हूं, मेमोरी इफेक्ट, या इसे क्या बोला बच्चे मैंने? कैरी ओवर, कैरी ओवर इफेक्ट। ये क्या होता है मैं बताता हूं, देखो बहुत आसान है। मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या होता है, द सब्जेक्ट इज बाउंड टू रिमेंबर हिज रेस्पॉन्स। जब आप बार बार टेस्ट लेते हो तो उस आदमी को यह पता रहता है कि उसने पहली बार क्या आंसर टिक किया था, और अगली बार भी वो सेम ही आंसर टिक कर देता है, यानी कि वो सेम रेस्पॉन्स देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब सेम रेस्पॉन्स बढ़ने के चांस बढ़ते हैं तो वो न चाहकर भी टूल क्या हो जाता है? रिलायबल हो जाता है। तो मेमोरी अगर किसी इंसान की ज्यादा है, या मेमोरी में वो याद रह जाए कि उसने पहली बार क्या रेस्पॉन्स दिया था, इससे पिछली बार उसने क्या रेस्पॉन्स दिया है, अगर उसे पिछली बार का रेस्पॉन्स याद रहेगा तो वो वही टिक करेगा, तो आपको वो टूल का जो रिजल्ट है वो बार बार सेम मिलेगा, और आप उसे कंसीडर कर दोगे रिलायबल, चाहे वो रिलायबल हो या वो नहीं हो। दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन, दैट इज द मेमोरी इफेक्ट, और इसे कहते हैं कैरी ओवर इफेक्ट। क्लियर है? इसके बाद सेकंड है बच्चे, कौन सा? दैट इज द प्रैक्टिस इफेक्ट। कौन सा? प्रैक्टिस इफेक्ट।
प्रैक्टिस वेट में क्या होता है, दिस हैपन व्हेन द रिपीटेड टेस्ट आर बीइंग टेकन फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ टेस्ट स्कोर एज द टिपिकली से इन केस ऑफ द क्लासिकल आईक्यू। देखो मेरी बात सुनना, आप किसी को आईक्यू चेक कराने गए हो और आपने सामने कोई बुकलेट दे दी है, तो आपने उसमें चेक करवाया, आपके बच्चे का आईक्यू आया 50, और ये तो बहुत कम है। आपने कहा कोई बात नहीं, दोबारा जाओगे तो उसको आंसर याद है, जो आपने बताया कि आपका ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, और आपने क्या किया, उसको पता पड़ गया क्या सही क्या गलत है। वो 2-3 बार टेस्ट करवा के आ चुका है, हर बार 50-60 आता था। इस बार वो जाएगा, सारे आंसर उसको याद है, इस बार वो बनेगा 190 और वो बन जाएगा आइंस्टीन वो है नहीं, जबकि वो फर्जी आदमी है। तो कई बार जो प्रैक्टिस होती है वो रिलायबिलिटी के रिजल्ट को प्रभावित करती है, कि आप बार बार एक ही टेस्ट लेते हो तो उसको सारी चीजें याद हो जाती हैं, और सारी चीजें याद हो जाती हैं तो प्रैक्टिस में कर रहा है, इन चीजों को प्रैक्टिस में कर रहा है, तो आपकी रिलायबिलिटी खराब। लिए बच्चे, तो आपने कहा ठीक है। इसके बाद एक है एब्सेंस। एक इसका नेगेटिव पॉइंट क्या बच्चे, एब्सेंस, यानी पीपल रिमेन एब्सेंट फॉर द रिटेस्ट। टेस्ट में आ गए, 10 दिन बाद बुलाया रिटेस्ट में, बोला वो है ही नहीं सर, बुआ जी क्या गया है, बुआ जी के घर से पता नहीं कब आएगा, जब तक बुआ जी घर से बच्चा लौट के नहीं आता जब तक मैं उसको आगे नहीं बढ़ा सकता हूं। तो ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसके अंदर, टेस्ट रिटेस्ट के अंदर। टेस्ट देने तो आ जाते हैं, रिटेस्ट करने के टाइम पर उनमें से कोई ना कोई गायब हो जाता है, और कोई ना कोई गायब होता है तो मेरा रिजल्ट प्रभावित होता है। तो एब्सेंस होना भी किसका, सैंपल का, इंडिविजुअल का, सब्जेक्ट का, ये रिलायबिलिटी को प्रभावित करता है। आई होप समझ में आ रहा है। आपने कहा ठीक है। ये कौन सा था बच्चे, टेस्ट रिटेस्ट मेथड। सेकंड वी आर डिस्कसिंग इज, सेकंड वी डिस्कस इक्विवेलेंट फॉर्म, इसे कहते हैं पैरेलल फॉर्म। ठीक है बच्चे, तो इक्विवेलेंट फॉर्म, या इसका मैंने क्या नाम बताया, पैरेलल फॉर्म। पैरेलल फॉर्म, इक्विवेलेंट या पैरेलल फॉर्म, ये किस प्रकार की रिलायबिलिटी, इसके बारे में सर समझाएं एक बार, इसके बारे में बात कर देखो बेटा। ये जो रिलायबिलिटी है, इक्विवेलेंट, नाम से पता चल रहा है, जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि हम जब एग्जाम लिखते हैं, हम जब एग्जाम देते हैं, तो कोई भी एग्जाम आता है उसके पेपर कोड आते हैं। आप एग्जाम्पल सुनना बच्चे, क्या आते हैं बेटा, पेपर कोड। पेपर कोड में एक पेपर होता है ए, एक होता है बी, एक होता है सी, और एक होता है डी। नर्सिंग में 4 ही कोड आते हैं ज्यादातर। ठीक है बच्चे, गुड। क्या इस ए पेपर में कितने क्वेश्चन है, 100 है, तो इधर कितने, 100 है। ऑब्वियस ही बात है, इधर भी कितने, 100 है, और इधर कितने, 100 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेम पेपर है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है सीक्वेंसिंग ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के सीक्वेंस अलग है। तो ये तो कंफर्म है कि क्वेश्चन तो कैसे हैं, सेम है। आपको ऐसा लगता है कि ए और बी के अंदर क्वेश्चन अलग होंगे, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन सेम है। बस बच्चे आपने कहा चेंज किस में आया है, चेंज इन सीक्वेंस, चेंज इन सीक्वेंस, क्वेश्चनों के सीक्वेंस में चेंज आया है, क्वेश्चन तो सेम ही है। आपको ऐसा लगता है कि जिस बच्चे के डी सेक्शन में, डी ग्रुप कोड वाले में 35 मार्क्स परसेंट आए हैं, अगर वो ए वाला लिखता तो उसको 70% आ जाता। क्या ऐसा लगता है आपको, बिल्कुल नहीं, जितना यहां आया उतना यहां आया है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। तो आप कितने भी फॉर्म बना लीजिए, अगर दोनों के रिजल्ट सेम आए तो ये मान लीजिए कि टूल रिलायबल है। आपने कहा कैसे, हेयर द टू इक्विवेलेंट्स फॉर्म आर द प्रिपेयर्ड, 2 तरह के फॉर्म्स बनाए जाते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म में। आपने कहा ठीक है, दीज टूल आर मेड एमिंग एट द सेम एज द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जो आपके क्वेश्चन है वो सेम रहने चाहिए। Here the technique of question may be different but the aim should be same. क्वेश्चन की टेक्निक अलग हो सकती है, क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग हो सकता है, बट क्वेश्चन का एम नहीं बदलेगा। एम वही है जो पहले वाले पेपर में है। क्लियर है। दीज टूल शुड बी एडमिनिस्टर्ड द टू सेम ग्रुप, देन द रिलायबिलिटी इज कैलकुलेटेड। इसको सेम ग्रुप में अप्लाई कर देते हैं, फिर हम क्या चेक करते हैं, इनकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं। क्लियर है।
तो इसके अंदर 2 इक्विवेलेंट टूल होते हैं। यहां मैंने 4 बताए, 2 होते हैं और दोनों को हम चेक करते हैं सेम ग्रुप के अंदर और सेम ग्रुप में देखते हैं कौन सा टूल कैसा है। क्लियर है? अगर दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे होते हैं तो हम कह देते हैं कि ये टूल रिलायबल है। इसकी दोनों कॉपी मैंने देख ली, मिलाकर दोनों कॉपी में क्या आ जाएगा? रिलायबिलिटी। क्लियर बच्चे? तो ये बात आप जरूर याद रखना कि हम 2 पेपर बनाते हैं। इसी का मैंने क्या नाम बताया बच्चे? पैरेलल फॉर्म। मैं वापस रिपीट, इन पैरेलल फॉर्म में क्या होता है? रिलायबिलिटी फर्स्ट हैव टू क्रिएट 2 पैरेलल फॉर्म। 2 पैरेलल फॉर्म बना देते हैं एंड क्रिएट लार्ज सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट एड्रेस द सेम कंस्ट्रक्ट एंड द रैंडमली डिवाइड इन द क्वेश्चन इनटू द 2 सेट। आपने क्वेश्चन को 2 सेट में डिवाइड कर दिया। यू एडमिनिस्टर बोथ इंस्ट्रूमेंट द सेम सैंपल ऑफ द पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जितने भी आप बना रहे हो इसके अंदर, कि आप कितने बना रहे हो तक? 2 सेट बना रहे हो। 2 सेट इक्विवेलेंट, बिल्कुल सेम, बस सीक्वेंस अलग होना चाहिए अपने का। ठीक है। 2 सेट एडमिनिस्ट्रेशन, 2 सेट का आपने क्या किया है? एडमिनिस्ट्रेशन आपने किस पर किया है? सेम पॉपुलेशन। सेम पॉपुलेशन पर हमने इसको एडमिनिस्टर कर दिया। ये याद रखना बच्चे। ठीक है बेटा? और इसके बाद इनने कहा कि दोनों के रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्ट शुड बी सिमिलर। रिजल्ट आना चाहिए सिमिलर। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ये सब जो बातें हैं बेटा, किसके बारे में बात करते हैं? पैरेलल फॉर्म, या हम बात करते हैं किसके बारे में? इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी। आई होप समझ आ रहा होगा। इन ए सिचुएशन दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ 2 फॉर्म एज अल्टरनेटिव मेजर ऑफ द सेम थिंग। मैं एक ही चीज को 2 फॉर्म में चेक कर रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्वेश्चंस अलग हैं, क्वेश्चंस सेम हैं बच्चे, बस उनका सीक्वेंस बदला है। तो मैंने क्वेश्चंस नहीं बदले हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? पैरेलल फॉर्म बोलते हैं। और ये बेस्ट सुटेबल होता है। क्लियर है? कब बेस्ट सुटेबल होता है? इन ए सिचुएशन where the involve use of the 2 form of alternative measure are the same thing. Clear? However, this and the internal consistency measure the reliability have constraint. ये बात आप याद रखना कि आप हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही बनाना, जब क्वेश्चन को आप 2 पार्ट में डिवाइड करो तो उनको सेम ही आंसर निकल के आए। तो सीक्वेंसिंग अलग हो सकती है, क्वेश्चन अलग नहीं करने होते हैं। किसके अंदर? पैरेलल फॉर्म या इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर। ठीक है बेटा? इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नंबर 3rd वन इज, एंड द थर्ड कौन सा बेटा? देखो, थर्ड है कौन सा? स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। कौन सा? स्प्लिट हाफ। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। और स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को चेक करने का पर्पज क्या है? मतलब एक्चुअली में ये भी क्या चाहिए, नाम से पता चल रहा है ये टेस्ट है क्या चेक करने के? रिलायबिलिटी। इसमें नाम आया है स्प्लिट हाफ। हाफ का मतलब आधा और स्प्लिट का मतलब तोड़ना। आपने पूरे क्वेश्चन आयर्स को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन आयर बनाया, आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने क्या बनाया बेटा? एक क्वेश्चन आयर। इस क्वेश्चन आयर्स में कितने आइटम लिए बेटा? मैंने 3 आइटम्स लिए। आइटम्स का मतलब है क्वेश्चंस। इसके बेटा मैं इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं हाफ। आपने कहा ना स्प्लिट हाफ, तो मैं आधे क्वेश्चन इधर ले आ रहा हूं और आधे क्वेश्चन इधर, यानी 15 क्वेश्चन का मैंने एक सेट बना दिया और 15 क्वेश्चंस का मैंने अलग सेट बना दिया और मैंने इसको एडमिनिस्टर्ड किया। आपने कहा स्प्लिट द 2 ग्रुप एंड द रिजल्ट आर एनालाइज, और मैंने इसको क्या किया? 2 ग्रुप पर अप्लाई किया। मैंने इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया। ठीक है बच्चों? सुनो, we administer the entire tool a sample of population and calculate the total score of the each randomly divided half. The split half reliability estimated as shown in the figure is simply the correlation between these total 2 scores.
अगर मैं बात करना चाहूँ तो बहुत सिंपल समझ लीजिए आप कि आपने 30 क्वेश्चन बनाए, और ये क्वेश्चन कैसे बनाए मैं बताता हूँ। चलो सपोज करो आप HIV के बारे में बना रहे हो, कितने क्वेश्चन? 30 आइटम है, इसमें से कैसे डिवाइड कर रहा हूँ बच्चा? ये देख बेटा, इसमें से 4 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं इंट्रोडक्शन में से। ओके, ऐसे बनाते हो कि हाँ। 6 क्वेश्चन मैंने बताए हैं कॉज में से। 4 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं क्लिनिकल फीचर में से। 6 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में से। और बेटा 10 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं मैनेजमेंट में से। ऐसे बनाए मैंने। टोटल कितने हो गए? 4 and 6 10, 14, 6 20 और 30। कितने क्वेश्चन बेटा? 30। अब मुझे क्या करना है? इसको स्प्लिट हाफ, मुझे तोड़ना है। तो तोड़ूं कैसे वो देखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 को 2 में तोड़ो तो 2 और 2। 6 को 2 में तोड़ो तो 3 और 3। मुझे हर एस्पेक्ट से क्वेश्चन लेना है दोनों टेस्ट के अंदर। 4 को वापस तोड़ो तो बेटा 2 और 2, और 6 को वापस तोड़ो वापस 3 और 3, और 10 को तोड़ो बेटा 5 और 5। तो इनमें से 2 3 2 5 अलग ले लीजिए, 2 3 ऐसे। तो हमने 15 क्वेश्चन एक तरफ ले लिए और 15 क्वेश्चन इस तरफ ले लिए, और फिर हमने इसका क्या करवाया? टेस्ट। और उनके जो रिजल्ट आए हैं बच्चे, वो रिजल्ट कैसे आने चाहिए? सिमिलर। क्या आने चाहिए? सिमिलर। अगर सिमिलर आ रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि टूल क्या है? रिलायबल है। आए बात समझ में? आपने कहा ठीक है। इसमें कौन सा फॉर्मूला काम में लिया जाता है? स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला यूज होता है फॉर रिलायबिलिटी। किसके अंदर? स्प्लिट हाफ के अंदर। तो ये भी आप लिख लीजिए। क्या नाम बताया बच्चे? स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला। कौन सा बच्चे? स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला। ब्राउन फॉर्मूला यूज्ड। इसमें कौन सा फॉर्मूला काम में आता है बच्चे? स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला काम में आता है। आप ये कह रहे हो कि रिलायबिलिटी को हम कोरिलेशन भी बोल सकते हैं, तो हाँ, हम रिलायबिलिटी को कोरिलेशन भी बोल सकते हैं। तो जो रिलायबिलिटी होती है बच्चे, ध्यान सुनना बेटा, रिलायबिलिटी की जो वैल्यू है वो कितनी वैलिड है? तो रिलायबिलिटी की जो वैल्यू है उससे रिलायबल कम माना जाएगा, वो डिपेंड करता है ऑन गाइड। जो आपका गाइड है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी को रिलायबल मानता है। बट मैं बता दूं, नर्सिंग फील्ड के अंदर, जो नर्सिंग फील्ड है बेटा, उसके अंदर जो आर यानी रिलायबिलिटी की वैल्यू है वो 0.6 से लेके 1 तक होती है। 1 मैक्सिमम है। 1 तो तब होती है जब हूबहू सेम आ जाए रिजल्ट, और हूबहू सेम कभी आ ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, दैट इज नॉर्मल। अगर 0.6 से कम सिमिलर है तो बेटा वो रिलायबल नहीं है, और 0.6 से ज्यादा सिमिलर है तो बेटा वो रिलायबल है। क्लियर? तो रेंज क्या बच्चे रिलायबिलिटी की? 0.6 से लेके 1 तक। क्लियर? आपने कहा ठीक। क्रॉन बैच अल्फा इज यूज इन द स्प्लिट हाफ। कौन सा बच्चे? क्रॉन बैच अल्फा। क्रॉन बैच अल्फा, या ऐसे लिख दो अल्फा, used in split half, used in split half। स्प्लिट हाफ में क्रॉन बैच अल्फा टेस्ट यूज किया जाता है, ये बात आप याद रखना। क्लियर है? और वो कैसा होता है उसके बारे में देखते हैं बच्चे, ध्यान से देखो। आप ही ने कहा था कि 2 पार्ट में डिवाइड कर। सपोज मैंने एक टेस्ट बनाया मेजर करने के लिए। बेटा क्या चेक कर रहा हूं? स्प्लिट हाफ। मेरे पास टोटल कितने आइटम बेटा? मैंने 6 आइटम का बनाया। तो देखो मैंने आधा आधा कर दिया। 3 पहला, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ मैंने एक तरफ ले लिए। तो मैंने बेटा सेकंड, फिफ्थ और सिक्स मैंने एक तरफ ले लिए। तो 3 3 हो गए दोनों तरफ। इन दोनों के रिजल्ट को मैंने चेक किया, तो इन दोनों के रिजल्ट में जो सिमिलरिटी है वो 0.87% है। 0.87 है, इसका मतलब है ये टूल क्या कहलाएगा? रिलायबल। क्योंकि मैं ये मान चुका हूं
कि 0.6 से ज़्यादा जितने भी हैं वो सारे रिलायबल होते हैं। तो आपने स्प्लिट हाफ का मतलब है कि पूरे आइटम को आधे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और दोनों आइटम को पॉपुलेशन पर यूज कीजिए। अगर दोनों के रिजल्ट में 0.87 या 0.6 से ज़्यादा सिमिलरिटी आ रही है तो वो टू रिलायबल माना जाएगा। और बाकी डिपेंड इस बात पे करता है जो गाइड होती है या गाइड होता है, क्योंकि मेरा गाइड जो था वो 0.8 को मानता था नॉर्मल, वो 0.7 को भी नॉर्मल नहीं मानता था। पर कुछ गाइड ऐसे हैं जो 0.7 को भी नॉर्मल मानते हैं, 0.6 को भी नॉर्मल मानते हैं। किसकी वैल्यू? रिलायबिलिटी की वैल्यू। चलिए बच्चे, इस स्प्लिट हाफ में प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं इसकी बात करूं कि ये इतना अच्छा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। इसमें जो मेन प्रॉब्लम सुनिए, ए प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज दैट when the test are shorter। दिक्कत क्या आती है जब टेस्ट बहुत छोटा हो। जैसे अभी मैंने बताया 6 आइटम थे, अब 6 आइटम में से बच्चे 3-3 मैंने डिवाइड कर लिए। अब 3-3 मैंने डिवाइड कर लिए, इसका मतलब है कि इन केस में ये टेस्ट उतना रिलायबल नहीं माना जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है कई बार ये टेस्ट बहुत स्मॉल, बहुत शॉर्टर हो जाते हैं। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि समटाइम टेस्ट्स आर शॉर्टर। जो टेस्ट होते हैं बेटा वो क्या हो जाते हैं? शॉर्टर, छोटे हो जाते हैं और इसलिए उनका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आते हैं। क्लियर है? तो ये बात ये उनके लिए ज्यादा बेटर है, बेटर व्हेन द लॉन्ग टेस्ट आर यूज। तो आपने कहा इट्स बेटर व्हेन मोर आइटम इन टेस्ट। टेस्ट में आइटम्स ज्यादा होते हैं तब बच्चे वो क्या कहलाता है? आंसर है अच्छी रिलायबिलिटी कहलाता है। क्लियर? ये कौन सा था? स्प्लिट हाफ। स्प्लिट हाफ के बाद बेटा हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, नंबर 4 है हमारा इंटर ऑब्जर्वर या इंटर रेटर रिलायबिलिटी। क्लियर? तो इंटर रेटर या इंटर ऑब्जर्वर मान लीजिए, इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। क्लियर है? आपने कहा ठीक है। व्हेन मल्टीपल पीपल आर गिविंग असेसमेंट ऑफ सम काइंड और आर द सब्जेक्ट ऑफ द सम टेस्ट। आपको मैं समझाना चाहता हूं, इंटर का मतलब है बिटवीन, यानी इंटर रेटर, इंटर ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर एक रेटर चेक नहीं करता है, एक से ज्यादा रेटर चेक करते हैं, एक से ज्यादा ऑब्जर्वर चेक करते हैं। तो आपने कहा एक से ज्यादा ऑब्जर्वर चेक करते हैं और दोनों का रिजल्ट लगभग क्या आना चाहिए? सेम। मैं बताता हूं क्या होता है। आपने एक टूल बनाया, मैंने कहा बना लिया टूल। आप इस टूल का एक जेरॉक्स सेट निकाल लीजिए। आपने कहा निकाल दिया सर। तो 2 टूल हो गए, एक ओरिजिनल एक जेरॉक्स। आप एक कॉपी दे दीजिए एक ऑब्जर्वर को, फर्स्ट को, और सेकंड कॉपी दे दीजिए सेकंड ऑब्जर्वर को, और दोनों को बोलना बात मत करो, दूर दूर बैठ जाओ। पर शर्त है दोनों का इंटेलिजेंसी का लेवल ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, दोनों की नॉलेज से ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? जैसे जब मेरी रिसर्च थी, देन आई यूज दिस टाइप ऑफ रिलायबिलिटी। मैंने यूज की थी मेरी रिसर्च के अंदर इंटर ऑब्जर्वर। मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम श्रीकांत था। नाउ ही इज वर्किंग इन मुंबई, ही इज माई वेरी क्लोज फ्रेंड। तो जो जो फ्रेंड जो होते हैं उनसे हमने क्या किया कि हमने एक टूल उसको दे दिया और एक टूल मैंने ले लिया, और फिर हमने दोनों ने सेम पॉपुलेशन को चेक किया, और दोनों ने हमने सेम पॉपुलेशन को चेक किया। इन दैट कंडीशन उसके रिजल्ट में और मेरे रिजल्ट में सिमिलरिटी आई, क्योंकि उसके इंटेलिजेंसी का लेवल और मेरे इंटेलिजेंसी का लेवल ऑलमोस्ट सेम था, और वो हम दोनों की नॉलेज भी ऑलमोस्ट सेम थी, और हम दोनों सेम ही क्लास में थे। तो वो उसको पता था कि क्या चेक करना है, तो मुझे ही पता था क्या चेक करना है। तो हम जो चेक कर रहे थे दोनों के रिजल्ट कैसे आए? ऑलमोस्ट सेम आए। टूल हमने 2 रखे हैं, क्वेश्चन एक जैसे ही, पर वो जो चेक कर रहा है और मैं जो चेक कर रहा हूं, दोनों के रिजल्ट में सिमिलरिटी आनी चाहिए अगर टूल सही है तो। अगर सिमिलरिटी आ गई तो हम ये कह सकते हैं कि टूल रिलायबल है, अदरवाइज नहीं है। तो इसे कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया। 2 पीपल में आस्क टू कैटेगराइज पिक्चर ऑफ एनिमल। सामने एक बेटा पिक्चर रखी है एनिमल की, और मैंने टूल एक अपने हाथ में दे दिया, एक उसके हाथ में दे दिया। मैंने कहा इस टूल के बेस पर बताओ कि सामने जो एनिमल है वो कुत्ता या बिल्ली है, डॉग और कैट।
एंड दैट कंडीशन मेरे हिसाब से अगर वो डॉग आ रहा है और उनके हिसाब से भी अगर वो डॉग आ रहा है तो फिर मेरा टूल रिलायबल है। अगर मेरे हिसाब से वो डॉग आ रहा है, उनके हिसाब से कैट आ रहा है, तो फिर वो टूल रिलायबल नहीं है। दोनों में सिमिलरिटी होनी चाहिए। अलग अलग व्यक्ति चेक करें तो भी सिमिलरिटी आनी चाहिए। हम क्या कहते हैं, इंटर ऑब्जर्वर या इंटर रेटर कहा जाता है। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं, आपको एक फिनोमिना चेक करना है, कुछ भी, एक ऑब्जर्वर ये रहा, एक ऑब्जर्वर ये रहा, दोनों के रिजल्ट क्या आने चाहिए, ऑब्जर्व के एकदम इक्वल जैसे आने चाहिए, सिमिलर आने चाहिए। जितने सिमिलर होते हैं उतने ही ज्यादा इनकी क्या होती है बच्चे, रिलायबिलिटी ज्यादा होती है। Inter-rater is best suited when the measure involve observation. That is very important. जब टूल में ऑब्जर्वेशन यूज हो, क्वेश्चन आंसर नहीं हो, नॉलेज नहीं हो, जब ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व हो, तब इस प्रकार का बहुत बेटर माना जाता है। इट इज द नाइस मेथड टू चेक द, रिपीट करने से बेटर है। एक बार में दो लोग चेक कर लो, सिमिलर आ जाए तो आप ये मान सकते हो कि टूल बेटर है, रिलायबल है। बार बार टेस्ट 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 नहीं करना पड़ेगा आपको। तो एक लाइन ये भी लिख लीजिए आप, दिस मेथड इज बेटर व्हेन टूल इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन। जब टूल के अंदर ऑब्जर्वेशन हो तब जाकर आप इस प्रकार के टूल को चेक कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रहेगा बच्चे, आपने कहा ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज इफ द एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड इन यूजिंग ए टीम ऑफ रेटर। आप एक की जगह 5 कॉपी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 10 ले लीजिए, टीम बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अगर टूल सही है तो सबके हिसाब से सामने रखा जानवर डॉग ही आएगा। चाहे मैं चेक करूं, चाहे और कोई चेक करे, या मेरे 20 लोग चेक कर रहे हैं, वो डॉग का डॉग ही रहेगा। अगर वो डॉग ही रहेगा तो मैं कह दूंगा कि दैट इज द रिलायबल। वैलिड का पता नहीं, पर ये रिलायबल जरूर है। समझ आ रहा है बच्चे? आपने कहा ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा था बेटा, ये सारे क्या बता रहा था मैं, टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी। आपने रिलायबिलिटी पढ़ लिया बेटा। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वैलिडिटी में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। और हम क्या पढ़ा रहे हैं आज, हमने क्या पढ़ा है बेटा, रिलायबिलिटी। देखो पहला हम पढ़ रहे हैं वैलिडिटी। इट रेफर्स द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टेस्ट द मीजर व्हाट इज सपोज टू बी मीजर। कोई चीज वही चेक करे जिसके लिए बनाया है, तो वो टूल कहलाता है वैलिडेट। It refers the reproductivity of the result when repeated movement is done, repeated measurement is done, then अगर repeated same consistency आ रही है तो मैं कहूंगा टूल रिलायबल है। क्लियर? वैलिडिटी जो है वो क्या देखती है बेटा, एक्यूरेसी को चेक करती है, मैंने पहले ही बताया था। और जो रिलायबिलिटी है बेटा वो कंसिस्टेंसी को चेक करती है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए आपको। वैलिडिटी मेनली फोकस ऑन द आउटकम। वैलिडिटी किस पर फोकस करती है, मेनली आउटकम पे, कि रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट वही आ रहा है जो पहले आना चाहिए या रिजल्ट कुछ और आ रहा है। रिलायबिलिटी मेनली फोकस ऑन मेंटेनिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट। ये कंसिस्टेंट रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि जितना कंसिस्टेंट आए, चाहे वो गलत आए या सही आए फर्क नहीं पड़ता, पर मैं बार बार कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, कंसिस्टेंसी को देखता है। ठीक है। वैलिडिटी हैज मोर एनालिसिस एंड इज हार्डर टू अचीव। जो वैलिडिटी होती है वो थोड़ा टफ होता है उसको अचीव करना, इसको निकालना भी अचीव होता है, इसमें ज्यादा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। रिलायबिलिटी कंपैरेटिवली इजियर होती है एंड यील्ड फास्टर रिजल्ट, और जल्दी अपना रिजल्ट दे देती है। क्लियर है? इफ द रिजल्ट्स आर नॉट वैलिड द टेस्ट इज नॉट एट ऑल यूज। अगर टेस्ट अगर रिलायबल वैलिड नहीं होगा तो उस टेस्ट को यूज नहीं किया जाएगा रिसर्च के अंदर। इफ द रिजल्ट कैन नॉट रेप्लीकेटेड द टेस्ट कैन बी लिटिल बिट यूज। आप टेस्ट का थोड़ा बहुत यूज कर भी सकते हो, पर अगर वैलिड नहीं है तो आप टूल को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते अपनी रिसर्च के अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे। ये था बच्चे डिफरेंस बिटवीन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। आई होप आपको दोनों चैप्टर समझ में आ गए होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बार जरूर पढ़ लेना वैलिडिटी। क्लियर है?